हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम हमारे दो क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने वाले हैं और उनको समझने वाले हैं कि जल चक्रण क्या होता है और वर्षा कैसे होती है। यानी हमारे जो बरसात होती है वो कैसे होती है और जो जल का जो चक्र होता है वो क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन में अगर हम एक क्वेश्चन को समझ लेंगे तो हमें दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैं आपके सामने एक मेरी इमेज बनाई हुई है वो आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसके माध्यम से आपको समझाऊंगा कि जल चक्र क्या होता है और वर्षा कैसे होती है। तो मान लीजिए ये इतना भाग आपका समुद्र है, इसमें पानी ही पानी है और इसमें मिट्टी ही मिट्टी है और धरातल पर पौधे भी उगे हुए हैं, ठीक है। और ये आपका सूर्य है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कि जब जैसे ही सूर्य अपनी किरण निकालेगा इस समुद्र पर, क्योंकि मिट्टी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सिर्फ गर्म ही होगी, और जैसे ये समुद्र पर अपना प्रभाव डालेगा तो ये क्या होगा, ये गर्म होगा। और गर्म होने पर क्या किसकी प्रक्रिया होगी, इसमें होगी वाष्पीकरण की प्रक्रिया। और पानी जो है वो जल वाष्प बनकर ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठने पर क्या है, हम सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते जाते हमारा तापमान जो है, हमारा नहीं जो वायुमंडल का जो तापमान है वो कम होता जाता है। अर्थात जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। और जिस तरह मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि गर्म हवा जो है वो नीचे रहना पसंद नहीं करती और वो ऊपर जाती है, तो जो जलवाष्प है वो ऊपर जाता 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 और ऊपर जाएगा, क्योंकि वो गर्म है और गर्म नीचे रहना पसंद नहीं करता है। तो ऊपर जाएगा तो ऊपर उसे क्या मिलेगा, तापमान कम मिलेगा। तापमान कम मिलने पर क्या होगा कि जो मिट्टी के कण हैं, वायुमंडल में जो अन्य गैसों के कण हैं या जो पतले पतले कण होते हैं वो क्या होंगे, वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और एक जगह इकट्ठे होकर जलवाष्प भी उसमें संघनित हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका बादल। क्या बन जाएगा, बादल बन जाएगा वो, क्योंकि उसमें मिट्टी के कण व अन्य कण और जलवाष्प मिल जाएगा, तब वो क्या बन जाएगा, बादल बन जाएगा। तो बादल कैसे बनते हैं ये भी हमने समझ लिया कि जैसे सूर्य अपनी किरण समुद्र पर डालता है तो जल गर्म होता है और गर्म होने से वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होने से जलवाष्प ऊपर उठता है और ऊपर उठने पर मिट्टी के अन्य कण व जलवाष्प के साथ क्या होता है, बादल बनते हैं, ठीक है। अब बादल बनने के बाद क्या प्रक्रिया होती है वो भी हम समझते हैं। अब जैसे ही बादल बनते हैं तो वो किसी न किसी जगह तक चलते हैं। अब क्या है कि जो बादल है वो किधर न किधर तो जाएगा ही। अब वो किधर न किधर इधर जाएगा तो इधर क्या होगा, उसे एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर क्या होगा, वायुदाब कम होगा, यानी वायुदाब कम होगा। और जब कभी भी हम सुनते हैं कि बादल फट गया, तब उसमें क्या परिस्थिति हुई होती है कि उसमें जो बादल है वो अचानक ही कम वायुदाब में चला जाता है और वो अचानक सारा फट जाता है और विसरण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर धीरे धीरे वायुदाब कम होता जाता है। और वायुदाब धीरे धीरे जैसे ही कम होगा तो ये विसरण की प्रक्रिया होगी, यानी ये फैलने लगेगा धीरे धीरे। और फैलने पर क्या होगा कि इसमें धीरे धीरे बूंद आने लगेगी। बूंद आने पर पानी की बूंद जो है वो नीचे आएगी। हम सुनते हैं कि अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा और वाष्प को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो पानी बनेगा। तो यहाँ पर वायुदाब कम है और वो जो जलवाष्प है वो क्या बनेगी, पानी बनेगी और पानी की बूंद के रूप में नीचे आएगी। नीचे आने पर वो क्या होगा, वो मिट्टी में आएगा। अब मिट्टी से वापस समुद्र में या जलवाष्प कैसे बनता है वो समझते हैं। ये एक तो जाता है पौधों द्वारा, ये पौधों द्वारा या तो जलवाष्प बनता है या भूजल द्वारा समुद्र में जाकर वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा वाष्प बनता है, या हम जो हमारे द्वारा जो हम अन्य प्रक्रियाओं द्वारा जो पानी निकालते हैं, भूजल, हैंडपंप आदि प्रक्रियाओं द्वारा, उनके रूप में भी ये जाता है। तो पौधे अगर जो जड़ हैं वो, अगर मैंने आपको कोशिका वाले टॉपिक में समझाया था कि कोशिका विसरण की प्रक्रिया द्वारा जल का अवशोषण करती है परासरण की प्रक्रिया द्वारा, और अवशोषण करके क्या करती है, यह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करती है। किसकी प्रक्रिया करती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करती है। और पत्तियां जो है वो जल को वाष्पीकरण कर देती है। तो यहाँ से भी वाष्पीकरण हुआ, यहाँ से भी वाष्पीकरण हो रहा है। और जो भूजल है वो धीरे धीरे समुद्र में रिसता चला जाता है। आधा जो भूजल है, बरसात का जो आधा जल है वो भूजल में रहता है, भूमिगत जल रहता है यानी भूमि में रहता है, और आधा समुद्र में रहता है। भूमि वाला हम काम ले लेते हैं हैंडपंप आदि द्वारा निकाल कर अपने घरों में, और जो समुद्र में जाता है वो खारा हो जाता है और वाष्पीकरण द्वारा बारिश करने में सहायता प्रदान करता है। तो जल चक्र ऐसे ही चलता रहता है। जिस दिन हम सुनते हैं ना, जिस दिन ज़्यादा गर्मी होगी उस दिन डेफिनेटली बारिश होगी। तो वो बारिश इसीलिए होती है क्योंकि गर्मी के दिन ज़्यादा जल वाष्पीकरण होता है और बादल बनते हैं, और बादल जैसे ही
कम वायु दाब में जाते हैं तो वो विसरित हो जाते हैं और पानी बरसा देते हैं। और जो बर्फ़ बनती है, कई बार ओले आते हैं, वो इसी कारण आते हैं कि जब जल जो है वो कम वायु दाब में अचानक चल जाता है तो उसमें बर्फ़ के बर्फ़ टुकड़े पिघलने लग जाते हैं और वो नीचे गिरने लग जाते हैं। इसीलिए कई बार ओले भी आते हैं। तो जल चक्र जो है वो इस तरह चलता है और ये चक्र पूरे वापस चलता रहता है और जो वर्षा होती है वो भी इसी तरह होती है। ठीक है, जल आता है समुद्र में, फिर उड़ता है, फिर वापस बनता है, फिर वापस आता है, फिर आता है। ये चक्र ऐसे ऐसे चलता रहता है। यही जल चक्र है और यही वर्षा कैसे होती है, इसी का आंसर यही है। आपको हमारा टॉपिक, आपको हमारे द्वारा समझाया गया टॉपिक कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और भी ऐसे सामान्य अध्ययन के टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए ताकि आपको उनको भी पता चल सके कि वर्षा कैसे होती है।